नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो इसका उत्तर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है। यानी बालक का जो मन है वो कैसा होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है। और केशव और श्यामा जो थे वो दोनों छोटे बच्चे थे। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे और ना ही कभी उनके घर वालों ने उन्हें कभी अंडे के बारे में कोई जानकारी दी थी। इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। और वो अंडों के बारे में क्या सोचते थे? उन्हें लगता था कि अंडों का आकार पता नहीं कितना बड़ा होगा, अंडे किस रंग के होते हैं, अंडों में से बच्चे कैसे निकलते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। तो इस तरीके से बच्चों के मन में तरह-तरह के सवाल उठते थे, जो होना स्वाभाविक ही है। केशव और श्यामा की माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी और उनके पिताजी के पास पढ़ाई-लिखाई का बहुत सारा काम हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए वो दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इस प्रकार आप प्रश्न 1 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रख दिए थे? केशव और श्यामा ने सोचा कि कार्निस पर चिड़िया के अंडे हैं और अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी, इसलिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि कार्निस पर अंडों को धूप भी लगती होगी और चिड़िया जो है वो इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि बच्चों का सब पेट भर सके। तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम उनके इन सारी सुविधाओं का क्या कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, उन सब सुविधाओं को हम जुटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें धूप से बचाने के लिए उन्होंने टोकरी से अंडों को के ऊपर छाया कर दी, चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बना दी और उनके ऊपर अंडों को रख दिया, दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध कर दिया, खाने के लिए दाना और प्याली में पानी रख दिया। तो इस प्रकार उन्होंने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी से चिड़िया के अंडों की मदद करने की कोशिश की। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। केशव ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उसे नहीं मालूम था कि यदि वो अंडों को छू लेगा तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी और उन्हें नहीं सेतेगी। वास्तव में तो वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनसे नादानी हो गई। रक्षा करते करते उनसे अंडों की हत्या हो गई। अगले जो प्रश्न हैं वो कहानी से आगे शीर्षक के हैं। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या-क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी तथा कार्निस पर उन्हें धूप भी लगती होगी और चिड़िया इतना दाना कहां से लाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे चू चू करके मर जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं जो थी वो केशव और श्यामा के आगे थी। तो यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम क्या अनुमान लगाते? हमें ये लगता कि कहीं कोई जानवर या जीव जंतु उन अंडों को नष्ट ना कर दे, तो हमें कुछ ऐसी तैयारी करनी होती जिससे कि उनके अंडे सुरक्षित रहें। तो और हम ये भी ध्यान रखते कि कार्निस पर कोई जानवर ना पहुंचे, इसके लिए हम कोशिश करते। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह पर क्या करते, जमीन पर बिखेर देते, जिससे कि चिड़िया खुद ही दानों को चुनकर कार्निस तक ले जाती। तो ये बच्चों आप अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आप क्या क्या कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें, आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? मां के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। तो वो दोनों दोपहर में क्यों बाहर निकल आए? क्योंकि वही ऐसा समय था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे या अंडों को देख सकते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी मां सो रही होती थी। मां उनको देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती। और मां के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि उन दोनों को डर था
कि अगर हम माँ को बताएंगे कि हमने अंडों को छेड़ा है तो माँ हमें डांटेगी, माँ हमें मारेगी, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलने का, कमरे से बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे बच्चों? इसका उत्तर आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। आपने जो पाठ पढ़ा, पाठ के आधार पे आपको जो भी लगता है कि इस कहानी का शीर्षक हो सकता है, यानी हम जो भी टाइटल इस कहानी को देना चाहते हैं, हम वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, रक्षा में हत्या और बच्चों की नादानी। इन 2 के अलावा आप अपने अनुसार कोई भी शीर्षक दे सकते हैं इस कहानी को। अगले जो प्रश्न हैं वो हैं अनुमान और कल्पना। शीर्षक के अंतर्गत तो अनुमान और कल्पना, इसमें हमें अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देने हैं। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। यहाँ पर गर्मी की बात हुई थी इस पाठ के अंतर्गत कि लू चल रही थी, धूप बहुत ज्यादा थी, इसलिए माँ दरवाजा बंद करके उन्हें पंखा कर रही थी। लेकिन अगर यही कहानी सर्दी में होती या बरसात में होती तो क्या होता? अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। तब वो पर जरूर कोई कंबल या कुछ गर्म कपड़े का अरेंजमेंट करते जिससे कि अंडों को ठंड ना लगे। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। अगर बारिश का मौसम होता तो वो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते जिससे कि अंडों को बारिश का पानी से वो अंडे ना भीगे। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी, इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर चली गई होंगी, वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। तो ये उत्तर भी आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुप छुपाकर कटोरी में दूध रख आया करती थी और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है, क्या उन्हें दर्द नहीं होता? तो बच्चों, यहाँ हमने एक बिल्ली का उदाहरण दिया है। यहाँ पर आप अपने घर में कोई भी, अगर आपको लगता है आपके घर का कोई और किसी और जीव जंतु का एग्जाम्पल हो तो आप वहां पर वो उदाहरण दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप बिल्ली का ही उदाहरण दें। अगले जो हमारे प्रश्न हैं वो भाषा की बात से संबंधित हैं, अर्थात व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया है उदाहरण, हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे क्या करना है? अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उनकी जो है ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो यहाँ पर उसने, मैं, क्या, आप, मुझे कुछ, ये सब क्या है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी और बड़ा अंडा। तगड़े, मसालेदार और बड़ा, ये क्या है? विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं।
आप 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं गुणवाचक विशेषण के। जैसे हमने लिया ईमानदार, नीला, मोटी और मीठा। तो अगर हमने ये 4 गुणवाचक विशेषण लिए तो इससे संबंधित हम वाक्य बना सकते हैं। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आयुष एक ईमानदार लड़का है, आसमान का रंग नीला है, रीना मोटी है, सेब मीठा है। तो इस तरीके से आप कोई भी विशेषण शब्द ले सकते हैं और उनके वाक्य बना सकते हैं, गुणवाचक विशेषण शब्द। अगला है, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबराकर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। ये सारे शब्द क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई है। यानी कोई भी काम जो किया जा रहा है वो किस प्रकार की जा रही है, किस मेथड से की जा रही है, किस रीति से की जा रही है। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान ये भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। क्रिया विशेषण किससे पहले आते हैं? क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में करो। जैसे यहां पर है झुंझलाकर। मोहन की बात सुन नेहा झुंझलाकर चली गई। बनाकर, मां खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुन वह घबराकर उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। तो बच्चों, जरूरी नहीं कि आप यही वाक्य बनाएं, आप कोई और भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। यहाँ पर बच्चों एक गद्यांश दिया गया है जिसमें विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं, और विराम चिन्ह के बिना वाक्य जो है वो सार्थक नहीं रहते, क्योंकि उनके अर्थ समझ में नहीं आते। जैसे कि मैं अभी ये पढ़ती हूँ, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या हूँ, भूख लगी आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है हमारा, आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखे तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम इसे पढ़ते हैं और कहीं कोई विराम चिन्ह नहीं है तो इसके पढ़ने में ना तो हमें कोई अच्छी अनुभूति हुई, ना हमें सुनने में अच्छा लगा। तो विराम चिन्हों के प्रयोग करने के बाद हम इसे कैसे लिख सकते हैं? उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया, 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, खोमचे वाला कहिए क्या हूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है हमारा, आपका नहीं। मोटेराम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दे, देखे तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर हमने विराम चिन्हों का प्रयोग किया, हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया, हमने अल्प विराम का प्रयोग किया, हमने यहाँ पर आपने देखा इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया, हमने डैश का प्रयोग किया। तो यहाँ पर ऐसे विराम, हमने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। तो यहाँ पर विराम चिन्हों के लगाने से जो ये गद्यांश है, ये सुनकर हमें समझ आने लगा, सुनने में हमें अच्छा लगने लगा। तो बच्चों, आज हमने नादान दोस्त के अभ्यास प्रश्न किए। अगली बार एक नए वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।